चलो बेटा सारे बच्चे किस चीज की हेडिंग डालोगे? ये सिर्फ इतना लिखो, एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी। अब हम लोग क्वेश्चन करना चालू हो रहे हैं, एक भी बच्चा सवाल नहीं लिखेगा। डन। क्वेश्चन इसका मैं एक पार्ट कराऊंगा, बाकी के पार्ट सारे के सारे होमवर्क में रहेंगे। होमवर्क का मतलब जिंदगी में कभी नहीं करने। हाँ हाँ, होमवर्क का मतलब मैं तो यही समझता हूँ। मैं ये जानता हूँ, होमवर्क का मतलब होता है जो चीज कभी ना करनी हो उसको वो होमवर्क होती है। सुनो, 3 लाइन है, 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। तुमको बतानी है कि तीनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ये बतानी है। और साफ साफ तो यही कह रहा, प्रूव करो हैं। और जब ऐसा होता है ना कि जब सो दैट लिखा हो तो वो होती ही है, होती ही है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से देखो बालक। तो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो ये है, और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये है, और तीसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो नहीं, सॉरी, डायरेक्शन कोसाइन अगर मैं ले लूं, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, इसको लाइन 1 ले रहा हूं, इसको 2, इसको 3, और इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं L1 M1 N1। तो ये L की वैल्यू हो गई, ये M की वैल्यू हो गई, ये ज़्यादा ही चिपका के मैंने लिख दिया, और ये N की वैल्यू हो गई। लाइन 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो L2 M2 N2, L2 की वैल्यू हो गई 4/13, M2 की वैल्यू हो गई 12/13, और N3 एन एल एम, यार ये भी सीधी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, 3/13। डन। एक चीज तुम्हें बताई गई थी जो तुम बिल्कुल भूल चुके हो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, एक कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होता है। डायरेक्शन रेशियो अगर गिवन होते हैं तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। और पैरेलल की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसे ही इसमें अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है। अब हम करके देखें, अब वो कह रहा है ये भी होता, तो भाई निकालेंगे L1 L2 जो भी है, L1 L2 M1 M2 N1 N2, बेटा सुनो, आपस में डिस्कशन नहीं, बिल्कुल बात नहीं ना, ये कैलकुलेशन कर रहे हो ना, किसी से हेल्प नहीं लेनी होती कैलकुलेशन। उससे अच्छा तुम भीख मांग लो, अगर तुम किसी से मल्टीप्लाई मांग रहे हो तो इससे बुरा कुछ नहीं जिंदगी में है। उससे बढ़िया तो तुम कटोरा ले जाओ मेरे से, मेरे पास रखा पुराना वाला। हाँ हाँ, पहले मांगते थे ना। भीख मांगना खराब नहीं है, बात ये मांग कहाँ से रहे हो। हाँ हाँ सच में। अब मान लो तुम 1000 करोड़ की भीख ले आओ कहीं से, कितना बढ़िया है। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, कुछ बच्चे अलग टाइप के होते हैं, उनको लगता है कि लाओ काट लो। नहीं, ऐसे नहीं, खुद का कट जाएगा बेटा। डिनोमिनेटर ध्यान से देखो, 13 × 13 13 × 13 लिखा है ना, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, 13 × 13 लिख दिया। ऊपर मल्टीप्लाई 12 चक होते हैं 48, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 दूनी 4 12, तो ये आ गया 48 माइनस 48, ये 0 आ गया ना बच्चा। अगर इन दो का प्रोडक्ट 0 आया है तो लाइन 1 और लाइन 2 आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देयरफॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 आर परपेंडिकुलर। अच्छा, जैसे तुमने इसको दिखाया है, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो,
सेम तरीके से अब की बार ये लाइन 2 हो जाएगी, ये लाइन 3 हो जाएगी, इन दोनों का भी करके देखोगे वो 0 आएगा। फिर एक बार लाइन 1 और लाइन 3 करके देखोगे 0 आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए, मैं नहीं करा रहा, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, ये बाद में कर लाना घर से, ठीक है, कभी नहीं करोगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द दिस एंड दिस। अच्छा, सेम बातें मांग ली हैं, सेम चीज मांग ली है बेटा। एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से बन रही है या 2 पॉइंट से पास हो रही है। अगर इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, क्या हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा लेट लाइन जो 1 है उसको लाइन 1 पासिंग थ्रू, पता नहीं मैं क्यों लिख रहा हूं, इसको ए पॉइंट ले लिया और इसको बच्चा मैंने बी पॉइंट ले लिया। ठीक, ऐसे लिखेंगे लेट लाइन सेकंड पासिंग थ्रू इसको सी पॉइंट ले लिया और इसको मैंने डी पॉइंट ले लिया। अब मैं लिखूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, लाइन 1, लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, समझ गए? और उसको डिनोट किससे करेंगे? a1 b1 c1। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 4 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 5, माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 4। ये डायरेक्शन रेशियो लाइन 1 के आ गए। फिर मेरे को अपना आदित्य सरकार बताएगा। आदित्य सरकार, ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा बेटा। डायरेक्शन रेशियो बेटा लाइन 2 के बता दो। हेलो, A2 B2 C2 बता दे छोटू, बता दे बता दे बता दे बता दे मुन्ना, बता। क्या बात है, क्या थीतू? थीतू नहीं होता है। 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3। आगे बोलो। सुनो बेटा, हम यहीं धरने पे बैठेंगे, हम यहीं धरने पे बैठ जाएंगे, उठेंगे और नहीं, क्योंकि यहाँ एसी चल रही है। अब करेंगे y2 माइनस y1। क्लास नहीं आया था ना, मत आओ क्लास। लास्ट वाला, लास्ट बता दे, लास्ट बता दे, लास्ट वाला। डायरेक्ट आंसर मत बताया करो। डन। सुनो बेटा, ये पहली वाली लाइन के प्यारे से डायरेक्शन रेशियो आ गए, ये दूसरी वाली लाइन के प्यारे प्यारे से डायरेक्शन रेशियो आ गए। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आता है। नहीं है तो नहीं आएगा, इतना क्या सोचना। तो हम लिखेंगे कैसे? नाउ और परपेंडिकुलर कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो हम लोग चेक कर लेते हैं भाई क्या आ रहा है इसका। कुछ बच्चों ने चेक भी कर लिया होगा हवा हवा में। टू का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। देख रहे, ये छोटे छोटे मल्टीप्लाई तो बताने में तुमको ऐसे लगता है कि जैसे सब कट गया भाई। आंसर कितना आया? 0। लिख दो हेंस प्रूव्ड, पूरा मन लिखो, ऐसे लिखो हेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, लिख दो।
दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। जब भी तुमसे परपेंडिकुलर की बातें करेगा तो हम किसको ढूंढेंगे, डायरेक्शन रेशियो को ढूंढेंगे या फिर डायरेक्शन कोसाइन को ढूंढेंगे, और फिर उनके प्रोडक्ट का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट का सम कर देंगे, उनके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम कर देंगे। डायरेक्शन रेशियो होंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो आना चाहिए, और डायरेक्शन कोसाइन हुए तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो लाइन कैसी है, आपस में परपेंडिकुलर है। जीरो नहीं आ रहा तो कैसी है, नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं, इतना क्या सोचना, कैसी है पता नहीं, राम भरोसे चल रही है। आगे बढ़े। अब की बार पैरेलल लिखा हुआ है, सवाल देखो, अगर तुम्हें पैरेलल की बात कर रहा है तो उसमें क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। बेटा A1 B1 C1 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, इसका मैंने नाम A रख दिया, इसका नाम मैंने B लिख दिया। नहीं पूरा लिखेंगे, एग्जाम में भी तुम ऐसे लिख के आओगे, नंबर तुम्हारे चले जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में। क्या बोल रहा छोटू, क्या बोल रहा, बड़ा तेज बोलो, जो भी बोलो तेज बोलो बेटा। नहीं, अच्छा अच्छा, डायरेक्शन रेशियो लिखना बड़ा आसान। लास्ट बच्चा जिसकी तबीयत खराब, फरीदून, बेटा इसके डायरेक्शन रेशियो लिख देना। हेलो, लिख बेटा कितना, बिल्कुल सही जवाब। अभी फीवर तो नहीं है बेटा, नहीं नहीं, मैं कुछ बाढ़ में जाए सवाल, फीवर तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तबीयत सही रहेगी तो हम आगे जंग जीत सकते हैं, तबीयत ही खराब होगी तो कैसे लड़ोगे बेटा। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियो ए बी लाइन के आ गए, ऐसे ही इसको मैंने सी ले लिया और इसको मैंने डी पॉइंट कंसीडर करा। अब मैंने निकाला इसका डायरेक्शन रेशियो सी डी का, तो इसके डायरेक्शन, देख रहे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने देख रहे वेक्टर पेल दिए, यही होता है, तुम अभी बच्चा हो तो पूरा बोलो ना। A2 B2 C2, इसमें से ये माइनस करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गए। हम जानना चाहते हैं कि ये पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल की एक कंडीशन होती है, सामर्थ्य क्या कंडीशन होती है, और पैरेलल लाइंस कंडीशन होती है A1, तुमने प्याऊ लगा रखा क्या, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसको सॉल्व करने में कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, कुछ बच्चे एक गलती करते हैं, मैं देखना चाहता हूं, कर भी दी। देखो थोड़ी सी गलती है इसकी रिप्रेजेंटेशन में, इसको जब भी तुम एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको ऐसे सीधा सीधा मत लिख देना, फॉर्म ऐसे लिखोगे, अलग अलग निकालना होता है। याद करो क्लास 10th में जब दो लाइन होती थी, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती थी या पैरेलल होती थी या कोइंसिडेंट होती थी। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती थी तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, कोइंसिडेंट लाइन होती थी तो उनमें लिखते थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और जब पैरेलल लाइन होती थी तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। लेकिन हमारे पास जब सवाल आता था तो हम क्या करते थे, अब चेक करने को A1/A2 अलग निकालते थे, B1/B2 अलग निकालते थे, इक्वल आया तो दिखाते थे इक्वल आया, सही है। अब यहाँ आ जाओ, ऐसे ही हमें ये निकालना पड़ा करेगा, ऐसे निकालेंगे A1/A2, A1 कितना है -2/2। कभी भी किसी भी सवाल को ये नहीं समझना है कि आसान है टफ है, जो तुम्हें आता है वो आसान, नहीं आता वो टफ।
क्वेश्चन टफ या आसान नहीं होता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें कोई चीज़ आती है तो आसान है। जैसे तुम दिल्ली में कालकाजी में रह रहे, तुमको पता है कि मोमोज कहाँ अच्छे मिलते, तुम्हारे लिए आसान है ढूंढना। अब कोई दरभंगा रह रहा है, उससे पूछा जाए कि दिल्ली में कालकाजी मोमोज कहाँ, उसके लिए टफ बताना। लेकिन तुम्हारे से पूछा जाए दरभंगा में कट्टा कहाँ मिलता, तुमको बताना टफ है ना। तो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही सवाल जो टफ नहीं होते ना आसान होते हैं। तुम्हें नहीं आते तो वो टफ है, आते हैं तो आसान है। वैसे ये बात मैं बोल क्यों रहा हूँ? अब निकालेंगे C1/C2। C2 आंसर कितना आया? अब भाई ध्यान से देखो यार, ये तो सब मजे मजे आ गए। अब हम लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू -1, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। तो तुम्हें पैरेलल की कंडीशन याद हो गई, परपेंडिकुलर की कंडीशन याद हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कर रही है इस पॉइंट से। तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर। क्या हो गया बच्चा? ए वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर ये इसके पैरेलल टू द वेक्टर, मतलब इसके पैरेलल है लाइन, इसके पैरेलल है। लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए कितने चीजों की जरूरत होती है? दो चीजों की, पासिंग पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। तो हमें वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इक्वेशन लिखूं, लेकिन उससे पहले लिखूंगा कि ए वेक्टर इक्वल टू गिवन है आई कैप प्लस, इसी में आई जे के चिपका दो, 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तुम्हारा हो गया बी वेक्टर। 3i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप बन गया। वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का एक फॉर्मूला होता है। बता बेटा, कौन बच्चा बताएगा? 3-4 में से कोई बता दो। बता बेटा, मिश्रा जी बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर इक्वल टू क्या बताया था बेटा, दोबारा बोल। हाँ, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर क्या है? एरिया प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, ये तो मेरा जो क्वेश्चन में आंसर पूछा गया मैंने वो निकाला, लेकिन हम इससे खुश नहीं हैं। होता है ना, कुछ लोग होते हैं, तुम 98 ले भी आए 2% क्यों नहीं आए। कुछ लोग नहीं होते ना खुश। 90 आ जाए तो उनको 95 चाहिए, 95 आ जाए तो 98 चाहिए, 98 चाहिए तो स्टेट टॉप, जिला टॉप कर दो, सब टॉप कर दो। तो पता नहीं, एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही रहती हैं, वो भी गलत होती हैं। ठीक है, वो बिल्कुल अनएथिकल होती हैं बेटा, तुम बोलो मत। अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये हम जरूर लिखेंगे हर सवाल में, हालांकि मेरे को मांगा नहीं है, लेकिन हम करके आएंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा। कार्टेशियन फॉर्म का एक फॉर्मूला होता है बेटा। अनन्या बताओ क्या फॉर्मूला होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म? तेज बोलो बेटा, मेरे को ये जो कान है ना इनसे सुनाई नहीं देता, इधर से तेज बोलो। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, डायगोनली सामर्थ्य बोलेगा। x1 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? तुम्हें जब मैं x1 की वैल्यू मांग रहा हूं तो इधर मत देखो, एक क्वेश्चन को देखो। वेरी गुड। और a की वैल्यू क्या है? a ये है, ये a है, ये b है, ये c है। जो डायरेक्ट जो वेक्टर होता है ना, जो पैरेलल वेक्टर होता है, उसके आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वही ए बी सी होते हैं। समझ गए? और जो पासिंग पॉइंट होता है वो x1 y1 z1 होता है। डन। y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है?
बोलो बेटा, हर बार बोले, बोलो बोलना। हाँ, डिवाइड में क्या लिखे हैं, आगे बोलो। और डिवाइड में क्या लिखे हैं, -2। करेक्ट आंसर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन लिखना आ गई, वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन लिखना आ गई। नेक्स्ट सवाल की दुनिया में बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हटा दें। सवाल नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, जो पास कर रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है इसके। जल्दी करो, जल्दी करो। सारे बच्चों ने आंसर लिख लिया? अब तुम लोग तेज बच्चे हो गए हो। पासिंग पॉइंट तो ये है और डायरेक्शन ये गिवन है। जो पासिंग होता है उसको क्या लेते हैं, ए वेक्टर, और डायरेक्शन वाले को बी वेक्टर। तो मेरे पास ए वेक्टर यही करना बेटा, खुश हो जाओ, कोई नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, मित्तल जी बताओ। टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप। ये आंसर आ गया। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछ लिए। इन कार्टेशियन फॉर्म फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। चलो दीपांजलि बताओ, आंसर बताओ कार्टेशियन बारे का, जल्दी बोल बेटा। x-2 अपॉन, इसके नीचे भी कुछ लटकता है ना, वो बोलना। हाँ आगे बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डन, खत्म। आगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू, ये पासिंग पॉइंट दे रखा है, इसके पैरेलल है। अगर इसके पैरेलल है, यहां से जल्दी से डायरेक्शन रेशियो खींचो, यहां से जल्दी से पैरेलल वेक्टर खींचो। ए वेक्टर इक्वल टू हो गया माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 5 के कैप। उसका पैरेलल वेक्टर निकाल लो। पैरेलल वेक्टर का लेकिन सच बताएं, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा है इसने, कार्टेशियन फॉर्म में पूछा। तो हम ये ऐसे उठाएंगे ऐसे और ऐसे दूसरे रख देंगे लाके, समझ में आया? हम यहाँ से ऐसे उठाएंगे उठाएंगे दूसरी लाइन में चिपका देंगे जाके, हमें हिलाने भी नहीं है इनको किसी को। देखो ना कितने क्यूट दिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? लेकिन तब भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के 6 के कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। हर बार फॉर्मूला लिखोगे, हर बार लिखोगे, जितनी बार लिखोगे उतनी ही चीजें तुमको अच्छे से याद होंगी। इतने साल से तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुमने एक चीज देखी होगी, मैं कभी क्वेश्चन को ये नहीं कहता हूँ अब तो कैलकुलेशन है कर लोगे, और कभी मैं कैलकुलेशन को करते समय कैलकुलेटर वगैरह इसलिए नहीं यूज करता क्योंकि तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि टफ है, आसान है। x1 की वैल्यू कितनी है, ये रही। अच्छा, x1 की वैल्यू -2 है ना, +2 कर दो भाई। अपॉन में ए का मतलब है ये वाला 3। ये बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो, सारा चैप्टर भूल जाओगे धीरे धीरे अगर बात करोगे ना। तुमने 3 सवाल नहीं करे लेकिन 3 लीटर पानी पी गए तुम। बेटा ये आंसर आ गया, डन कर लिया, ठीक है।
अगर तुम इसको बी वेक्टर ऐसे ना भी लिखते तब भी चलता, तुम लिख सकते थे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन इज a1 b1 c1 करके फॉर्मूले में पुट करते आगे निकाल देते। नेक्स्ट सवाल बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है पैरेलल वेक्टर सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिखनी। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। डायरेक्ट लिखना भी तुम कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगा के मेरे को बताओ पासिंग पॉइंट क्या है। ए वेक्टर लिखते चलो, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 5i कैप। बहुत बढ़िया, अगर मैंने इतना सिखा दिया तो भगवान मेरे को खुश रखेगा। चलो अब इसके नीचे हम लोग लिखते हैं बी वेक्टर। हरनीत बताएगी, बता बेटा। 3i कैप और प्लस के 2k कैप। डन। ए वेक्टर आ चुका, बी वेक्टर आ चुका, तो पहली बात तो हमें खुश हो जाना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है रिधिमा? वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बेटा ए वेक्टर तुम्हारा ऊपर से आ चुका है, इसको लाके यहाँ पे चिपका देंगे, आगे बढ़ेंगे। बी वेक्टर इसके बगल में लिख देंगे। डन। नेक्स्ट तुम्हारा हो रहा बेटा लास्ट वाले बच्चों का सवाल कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। दो दो लाइन दे रखी, दो सवाल हैं, एक सवाल के अंदर दो सवाल हैं, एक सवाल के अंदर दो सवाल हैं। तुमसे पूछा कि इनके दोनों के बीच में तुम्हें क्यों एंगल बताना है। एंगल बताना बड़ा आसान, डायरेक्ट सवाल था, सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। कितना आया? सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे देखो। एंगल पूछा है तो सबसे पहले तो भाई मेरे को बताओ, अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं तो A1 वेक्टर बताओ, जल्दी बोलो। बेटा B1 वेक्टर बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे ही मेरे को A2 वेक्टर बताओ। 7i कैप माइनस 6k कैप। ये B2 वेक्टर बताओ। ये आ गया। अब लगाओ एंगल का फॉर्मूला। एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? कॉस थीटा इक्वल टू, जल्दी बोलो। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। अच्छा एक चीज बताना बेटा, सच देखा जाए, सच देखा जाए तो इसमें A1 A2 की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं हर बार ये बात लिखना चाहता हूं जिससे कि हमें पता रहे कि पासिंग पॉइंट क्या होता है, B1 वेक्टर क्या होता है। ठीक है, हर बार लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, दो लाइन लिखी तो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो मैंने लिखा कॉस थीटा इक्वल टू B1। B1 कहाँ है? ये रहा। डॉट लगाया, और डिवाइड किससे करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 प्लस 36। इधर से आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। 3 का मल्टीप्लाई इधर किया, ये 3 बन गया बेटा, ये 4 बन गया, ये 12 बन गया, ये हो गया 40। 7 आ गया, डायरेक्ट 7। दूसरे में अगर नॉट 3 आ गया, 12 4 16 17 18 19 19 अपॉन 21। ये कॉस थीटा है, तो थीटा कितना आ गया? कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21 करेक्ट आंसर है। डन। ये हाँ बोलो बोलो। वही लगाया मैंने बेटा, तो मैं तब से सुबह से जो पढ़ा रहा हूँ वही तो बता रहा हूँ कि वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बात एक ही है। ध्यान से देखो, B1 वेक्टर जो B1 पर सुना ना पागल, B1 वेक्टर को तुमने क्या बोला? अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और मैंने क्या लिखा? ये
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, एक ही बात है, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट वाला याद कर लो। अच्छा ऊपर तुमने क्या बोला, तो ऊपर तुमने बोला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, हमने क्या किया, ये क्या किया, A1 इंटू A2 हा हा हा, B1 इंटू B2 हा हा हा, C1 इंटू C2 हा हा हा, समझ में आया। तो तुम्हारे कुछ पाप होंगे, तुमने मैं ये 3-4 बार बता चुका, तो ये बात तुमने पहली बार देखी कि ऐसा कोई फॉर्मूला है, अभी देखा, अभी देखा कि पहले सुना ही है, कब देखा। आज भी मैंने शुरू में तभी कहते क्लास में हमेशा टाइम से आया करो, मैं 10 मिनट तक यही रिवाइज कराता हूँ हर बार, ये फॉर्मूला वही है, एक ही बात है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखो, उतना बार बार उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई इसलिए आंसर गलत आया होगा, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। तो ये बेटा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, अब मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि जो फॉर्मूले वगैरह इतनी आसान चीज में अगर इसमें भी कंफ्यूजन आ रही तो क्या तुम नंबर लाओगे, क्या पढ़ाई करोगे। अगर इतनी आसान चीज भी अगर समझ में नहीं आ रही है, चीज जैसी बताई जा रही वैसी ना करके अलग ही स्टाइल में, कौन सा मेथड अपना रहे बेटा, और कोई मेथड तो नहीं लगा रहे, लगा मत देना मेथड कोई दूसरा, न तुमको बुध बाजार के भाव मारेंगे। चलो अब मैं फिर से करता हूँ दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरा पार्ट करते समय कहाँ करें, चलो इसको, नहीं नहीं ऐसे नहीं, रहने नहीं दो बेटा, रहने दो, ये बहुत एग्जाम थोड़ी नहीं तुम लोग जो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो, रहने दो रहने दो, सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। अब हम लोग कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा, मैं डायरेक्ट करूंगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू, अच्छा B1 मेरे को पता है, B1 डॉट B2 निकाल, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, इस यहाँ से मैं वैल्यू लिखूंगा नहीं, इसका जो B1 वेक्टर है वो ये है, तो मैंने यहाँ चिपकाया आई कैप माइनस जे कैप प्लस, सॉरी माइनस के 2k कैप, क्या हो गया बे, क्या हो रहा है, तेज बोलो। अच्छा मैंने कुछ लिखा था जो गायब हो गया, यहाँ क्या लिखा, माइनस के 4k कैप, सुनो, नहीं तो दे देंगे होमवर्क में, ये करते रहना। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, इसका निकालेंगे, ये 9 आएगा, ये 25 आएगा, ये 16 आएगा, कौन 4 आएगा, लो खुश हो गए। उसका मल्टीप्लाई किया, ये 3 आ गया, ये प्लस का 5 आ गया, ये प्लस का 8 आ गया, 4 5 6, इसको सॉल्व किया, 16 और 9 होते हैं 25, 25 25 50, 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25 दैट इज 5√2, √6 को लिख, अच्छा 8 5 13 14 15 16, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, √2 क्यों लिखा, क्योंकि एक रूट टू मेरे को दिख रहा था, ये √2 होते हैं 2, 2 से मैंने ये 8 टाइम्स काट दिए, तो 8/5√3, ये कॉस थीटा के इक्वल है, तो थीटा कितना आया, ये दो लाइन के बीच में एंगल आ गया 8/5√3। अगर कोई बच्चा ये पढ़ने के बाद चैप्टर और इसका जब टेस्ट आता है, और अगर वो कोई बच्चा अगर ये कहता है कि हम इस टेस्ट चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मेरे को 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो 1 नंबर का नालायक बच्चा है। अगर ऐसी छोटे से चैप्टर में भी तुमको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए तो क्या पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तो जो स्टोरेज तुम्हारा है वो स्टोरेज तो लगभग मतलब कुछ नहीं है स्टोरेज, इससे ज़्यादा तो ईयरफोन आते हैं उनमें ज़्यादा स्टोरेज है। मतलब तुमको एक कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, कंसेप्ट क्लियर है, 2-4 बार उसकी प्रैक्टिस करो, खत्म करो, बीच बीच में 5 7 10 दिन में देख लिया करो। एग्जाम आते हैं तुम्हें पूरा चाहिए होता, पूरा दिन टाइम रिवाइज करने के लिए, और वो रिवीजन नहीं होता, सच्चाई है। अच्छे नंबर चाहिए तो कसम खा लो कि तुमको मैथ्स की क्लास लास्ट तक कैंसिल नहीं करनी है, केमिस्ट्री क्लास लास्ट तक आना है, फिजिक्स में आना है, मतलब क्लास मिस नहीं करनी। क्लास मिस कर दो तुमको पता ही नहीं ना पढ़ना क्या है, सारा थोड़ी नहीं आता एग्जाम में। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं क्या सारे आएंगे, क्यों हम लोग करा रहे हैं,
जितने ज़्यादा करेंगे तो उतना जल्दी हमें फॉर्मूले याद हो जाते हैं। फॉर्मूले कभी ऐसे ऐसे तो याद होते नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे तो याद होंगे। जब चीज़ें याद हो जाएंगी तो एक कैलकुलेशन वगैरह बैठ जाती है दिमाग में। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं वो एक यहाँ से आएगा, तब भी हम लोग इतने टाइप के कर रहे होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट सवाल कहता है एंगल बिटवीन चाहिए। देखो अभी जो किया है वही है। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो पहली वाली जो लाइन है, पहले वाले का आंसर अगर निकालें तो मेरे को बताओ बच्चा, ए वेक्टर क्या होगा? जल्दी बोलो। 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। अच्छा, क्या मेरे को ए वेक्टर लिखना है? नहीं, मैं नहीं लिख रहा, हटाओ। हम डायरेक्ट बी वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर लिखेंगे डायरेक्ट। तो मैं दो वेक्टर हैं तो इसको b1 वेक्टर मानेंगे। ये जो नीचे लटक रहे हैं ये बी वेक्टर हो गए। 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। बार बार बोल रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, वेक्टर फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा आसान रहती हैं। ऐसे ही b2 वेक्टर लिखेंगे। b2 वेक्टर का मतलब है ये वाला। पहले हमेशा जब भी लाइन की इक्वेशन गिवन होती है 2-3 बार ये देख लिया करो कि x के कोफिशिएंट सबके 1-1 हैं या नहीं। अगर 1-1 नहीं है तो पहले उनको 1-1 बनाओ। यहाँ देखा 1 है 1 है 1 है, पॉजिटिव 1 है तो मेरे को क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बन गया माइनस का i कैप प्लस का 8j कैप और प्लस का 4k कैप। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यू पुट कर दो। कुछ बच्चे इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके आ जाते हैं, फिर उनके जो मार्क्स आते हैं वो भी डायरेक्ट ही आते हैं। जो भी डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का करोगे 25 होगा, 3 का करोगे 9 होता है। ये नेगेटिव में वैल्यू कभी आती भी नहीं, नेगेटिव में नहीं आती, 1 होता है। और ये 64 होता है और ये 4 16 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये -2 आ गया, -2 आ गया। फिर मैंने 5 का इसमें 40 आ गया। फिर -3 का इसमें किया, माइनस का 12 आ गया, डिवाइडेड बाई देखो 25 13 13 का मतलब 38 हो गया, रूट में 38। और रूट में दूसरा हो गया तुम्हारा 81। 81 को मैं डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 9 लिख सकता हूँ। 40 में से 10 चले जाएंगे तो 30 बचेंगे, 30 में से 4 चले जाएंगे तो 26 बचेंगे, वो भी प्लस के। 38 को मैं कुछ नहीं कर सकता, 19 दूनी 38 होते हैं। मैं तो ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ से तुमने निकाला, लो, तो ये आ गया आंसर, ठीक है, यही आया, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर ये हो चुका, पहले पार्ट का आंसर ये हो चुका। दूसरा पार्ट इसका निकालेंगे। दूसरे पार्ट में भी हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही आंसर निकालना है। दूसरे पार्ट को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसके नीचे। दूसरे पार्ट में निकालोगे तो b1, पहले b1 वेक्टर निकालेंगे। b1 वेक्टर ये है नीचे, घर में तुम जब भी पढ़ाई करते हो तुम्हें लगता है ये तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी सवाल को हमें आसान नहीं मानना है, ना टफ, सबको करना है। एक्सीडेंट हमेशा वहीं होता है जहां हमारी गाड़ी बहुत धीरे चल रही होती है, जब हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होती है, चांसेस ज़्यादा वहीं होते हैं सच में। कभी तुम तेज गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, हालांकि ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि तेज ही चला रहे हो, क्योंकि तब थोड़ा सा हम जागरूक होते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू, बेटा मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। b1 इसके मैग्नीट्यूड ये 4 होता है, ये 4 होता है, ये 1 होता है, ये 16 होता है, ये 1 होता है, ये 64 होता है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं।
क्यों बात कर रहे बेटा? क्या जरूरत पड़ेगी ऐसी बात की? हम्म। अगर तुमको ये दो कौड़े की कैलकुलेशन के लिए भी अगर तुमको पूरे समाज की जरूरत पड़ रही है तो क्या पढ़ाई है बताओ? क्यों छोटू? मल्टीप्लाई करते समय भी हेल्प की जरूरत पड़ रही है? और मल्टीप्लाई करके अगर आंसर आ जाता है तो बगल वाले से वेरिफिकेशन क्यों कराते हो? अगर अभी से तुम वेरिफिकेशन कराओगे जिंदगी में कोई काम अकेले नहीं कर पाओगे, हर काम में वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। आदत पड़ जाएगी, कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा। हर काम में पूछोगे कि हम सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और इसी के चक्कर में तो कबाड़ा करके आ जाओगे। ये 81 होते हैं, 81 को मैं डायरेक्ट 3 लिख दूं? कितने होते हैं? कोई बच्चा इतना स्मार्ट है, कह रहा है एक 3 और आएगा। ये सब मेरा देश का भविष्य है, बस मेरे वर्तमान चौपट करने पे लगे हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, तो यहाँ से थीटा निकाला तो कॉस इनवर्स 2/3 आ गया। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 10। तुम्हें पी की वैल्यू पूछी, आपस में राइट एंगल है। राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है? दोनों लाइन आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन जीरो के इक्वल होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे जो भी लाइन दे रखी है इसके डायरेक्शन रेशियो पहली वाली लाइन के गिवन है तुम्हारे पास। लेकिन सबसे पहली बात है, लाइन की शकल ही अच्छी नहीं है, तो पहला काम हमारा है लाइन की शकल अच्छी करना। शकल कैसे अच्छी करेंगे? यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट प्लस का 1 बनाना है, वाई का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जेड का कोफिशिएंट पहले से 1 है। इसको करने का तरीका ये रहता है, सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे कैसे लिखेंगे। मैं पहली वाली जो लाइन है उसमें से माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x-1 डिवाइड बाई 3। दूसरी वाली लाइन में से 7 कॉमन ले लूंगा, ये बनेगा 7 दूनी 14। जो बच्चे 1.5 पे देख रहे होंगे उनकी स्पीड 10 पहुंच चुकी होगी। तीसरा वाला ठीक है, तीसरा वाला ठीक है। कभी भी तुमको किसी का कोफिशिएंट 1 बनाना हो तो उसमें से वो कॉमन ले लो। मान लो यहाँ कुत्ता इंटू वाई होता तो कुत्ता कॉमन ले लो, बिल्ली इंटू वाई होता तो बिल्ली कॉमन ले लो। यहाँ बिल्ली नहीं दिख रही, डिवाइड कर दो। लॉजिक समझ में आ रहा? कॉमन लेने का बिल्कुल सीधा फंडा होता है कि कॉमन ले लो, जो चीज़ नहीं दिख रही वहां डिवाइड कर दो। तो ये जो माइनस है ये नीचे लटका दो, तो x-1/-3 इक्वल टू, ये जो 7 है इसको नीचे कैसे एडजस्ट करेंगे? बड़े प्यार से एडजस्ट करेंगे। इसको मैं 2p ये टोपी नहीं है 2p है, इक्वल टू जेड। जेड बोलते हो कि ई जेड बोलते हो, या क्या, या जी बोलते हो? इसके 3 नाम है पता है? हाँ हाँ, तमिलनाडु में मतलब साउथ में इसको ई जेड बोलते हैं। मेरे को बोला गया ई जेड, तो मेरे को लगा मेरे को ABCD भी नहीं आती। फिर मैंने कहा छोड़ो अब। अच्छा, अगर मैं तुमसे बात करूं कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो तुम बताओगे सर इसके A1 B1 C1, बड़े प्यार से बताओगे। कैसे बताओगे? -3 2p/7 और 2। डन। अब हम लोग चलते दूसरी लाइन की दुनिया में। मैं जब कोई चीज ऐसे लिख रहा हूं तुम ऐसे नहीं लिखोगे, तुम अपनी नोटबुक में नीचे 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 लिखोगे। दूसरी लाइन में एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा? प्रिया बता, तुम बता बेटा, लास्ट बच्चा। आगे देखो, अब इसकी शकल अच्छी करेंगे तो -7 कॉमन लेंगे। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। पता नहीं ये बातें समझ में आ रही होंगी कि नहीं। अगर ये बातें ना समझ में आ रही हो तो फ्रिज में जाओगे, ठंडा ठंडा पानी आंखों पे डालोगे, -1 कॉमन ले लेंगे। ये जो -7 इसको नीचे एडजस्ट कराएंगे क्योंकि मेरे को एक एक्स का कोफिशिएंट +1 बनाना होता है। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे सवाल तुमको एग्जाम में जब PYQ बुक करोगे तो तुमको ऐसे क्वेश्चन एकदम बल्क में मिलेंगे, झुंड में, बहुत ढेर सारे। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे। कोई बहुत तेज फोन कर रहा बेटा, मैं फोन उठाऊंगा पहले। चलो बेटा, डायरेक्शन रेशियो, इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे A2 B2 C2 होंगे।
अच्छा A2 का मतलब ये, B2 का मतलब ये और C2 का मतलब ये। दो लाइन अगर आपस में राइट एंगल हैं, राइट एंगल बना रही हैं, इसका मतलब कैसी हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है दो लाइन की, प्रिया बता, बता बेटा तेज बोल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। इतना अटक अटक के क्यों बोल रही है? मैंने बोला था ना मीठा कम खाना होता है, मीठा ज्यादा खाने से क्या होता है ना, जीभ लिबड़िया जाती है। हाँ सच में, ज्यादा मीठा नहीं खाना होता, इसलिए जो बच्चे मीठा खाएंगे तो फिर बोलने में बड़ी दिक्कत आएगी। मिर्च खाया करो, मिर्च। डायरेक्ट कैसे बोलना नेक्स्ट टाइम, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर कंडीशन होती है फॉर परपेंडिकुलर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अच्छा A1 की वैल्यू है -3 और A2 की वैल्यू है -3/P, सॉरी -3P/7। B2 की वैल्यू है 2P/7 और B1 की और इसकी 1 है। C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है -5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो भाई, ये बन गया 9P/7, ये बन गया 2P/7, ये बन गया -10 इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम मेरे को बड़ा क्यूट लग रहा है, तो 9 और 2 जोड़ दिए तो 11 बन गए। 11P/7 -10 को राइट में लेके चला गया तो 11P इक्वल टू आ गया 70। तो P की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 70/11 राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे बड़े प्यार से निकाल सकते हो दोनों। जब भी तुमको दो लाइन परपेंडिकुलर दिखाई दे तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर दो। नेक्स्ट सवाल। सवाल कहता है कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करो। तो देखो बेटा, पहली बात तो शकल देखो, शकल तो बड़ी प्यारी है, शकल दोनों की प्यारी है। पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो बताओ। पहली लाइन 1, इसको मैंने लाइन 1 लिख दिया, इसको मैंने लाइन 1 लिख दिया, इसको मैंने लाइन 2 लिख दिया। पहली लाइन की डायरेक्शन रेशियो बताना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1, लाइन 1। देखो अब हम लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसे तुम लोग एग्जाम में करते हो। शुरू में बड़ा अच्छा अच्छा राइटिंग भी लिखा, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमें पता है 15 मिनट में ये एक्सरसाइज खत्म करनी, तो राइटिंग देख रहे हो कैसा हो गया, ऐसा ही होता है। तो हम लोग A1 B1 और C1 लिखेंगे। बोलो भाई A1 B1 C1 जो नीचे लटक रहे भाई ये लाइन 2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2। पहली बात तो ये हम डायरेक्ट तभी लिख सकते हैं जब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होंगे तब। तुम्हारे पास PYQ बुक है? जब भी तुम इस घर से निकलते हो ना, तुम्हारे बैग में परमानेंट PYQ बुक रहनी चाहिए, समझ में आया? और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकंड के लिखेंगे A2 B2 C2। A2 B2 C2, A2 B2 C2। हमें पता है ये दोनों लाइन आपस में कैसी प्रूव करनी है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है? और परपेंडिकुलर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हमें फाइंड करना होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। अब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने निकाला इसका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 नहीं, मैं सारी वैल्यू करूंगा। 7 × 1, 7 × 1 प्लस -5 × 2 और प्लस 1 × 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 आ गया, माइनस के 10 आ गया, प्लस के 3 और 10 - 10 आंसर कितना आया, 0। हेंस प्रूव्ड। ये दोनों लाइन कैसी हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। नेक्स्ट सवाल। सवाल कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो लाइन के बीच में बताओ। पहले तो हमें इनकी शक्ल देखनी है, कहीं पैरेलल लाइन तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी हम निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, उसमें होता है b1 क्रॉस b2 ब्रैकेट में a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई b1 वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यू तुम्हारे सामने दे रखी है, बस तुम मजे करो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, मेरे पास टाइम कम है। ये a1 वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, ये b1 वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, ये a2 वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, ये b2 वेक्टर हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b1 क्रॉस b2 सुंदर सा डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड, फिर जो भी आंसर आए इसका मैग्नीट्यूड। हमें भाई ये पहले चाहिए, तो b1 क्रॉस b2 पहले निकाल लेते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, बाई डिटर्मिनेंट। जब भी आंसर देना होगा तो क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट। जब b1 वेक्टर कहाँ है, ये रहा, तो ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है। b2 वेक्टर कहाँ है, 2 है, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पे मैंने आई कैप लिखा, मल्टीप्लाई करा, ये -2 -1 माइनस का जे कैप लिखा, ये 2 -2 और प्लस का मैंने के कैप लिखा। ये बन गया 1 + 2, ये बन गया माइनस का 3 आई कैप, ये बन गया 0, खत्म, टाटा बाय बाय। ये बन गया तुम्हारा b1 क्रॉस b2। इसके तुरंत बाद में अब निकालेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा a2 माइनस a1 भी चाहिए भाई को, a2 माइनस a1, a2 मेरे पास ये दे रखा है, इसमें से a1 को माइनस करना है। a1 तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, जितनी स्पीड में मैं कर रहा हूँ उससे तुम्हारी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारा फिर पेपर छूटने की ये बीमारी है, ये कंटिन्यू रहेगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अब मेरे पास ये आ गया माइनस का 3 आई कैप प्लस का 3 के कैप डॉट आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के 2 के कैप। अगर मेरी कैलकुलेशन कहीं गलत हो जाए बेटा तो तुम लोग पूरी सहायता करोगे उसको सही करने में। ये 9, ये भी 9, आई का मल्टीप्लाई आई में किया माइनस का 3 बन गया, जे है ही नहीं, बहुत बढ़िया। के का के में किया माइनस के 6 बन गया, और नीचे 9 दूनी 18, मैं नहीं लिख रहा हूँ 18, मैं लिखूंगा 2 × 9, मैं लिखूंगा 2 × 9, 2 × 9 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, 3√2, ऊपर बन गया 9 और नीचे है 3√2, काटो तो 2/√2 तो 3/√2। मेरा मूड नहीं है रेशनलाइज करने का, ठीक है। ये करेक्ट आंसर, इतने यूनिट्स। होता जा रहा है ना बेटा, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना बच्चा लोग, हो रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐसा है ही नहीं, फॉर्मूला में बस वैल्यू डालो आंसर पाओ। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पूछा है। पहली लाइन की इक्वेशन देखो बिल्कुल सही है, दूसरी लाइन की इक्वेशन देखो बिल्कुल सही है, फॉर्मूला लगाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी निकाला वही निकालो। सारे बच्चे पहले क्या लिखेंगे, a1 वेक्टर, a1 वेक्टर है माइनस, हाँ तुम गहरी सांसें ले लो, ले लो गहरी सांसें ले लो, ऐसे लग रहा तुम ही मेहनत कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास से तुम लोग आओगे ना, प्रेयर स्टार्ट और करेंगे यहाँ पे। एक बड़ी अच्छी सी प्रेयर है बेटा। नहीं शक्ति नहीं दो, शक्ति तो तुम इतने साल से तुम्हें देने की तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन से नहीं ले रहे तो आ ही नहीं रही। शक्ति नहीं, कुछ और है, शक्ति का भाई है। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं बेटा। अच्छा मैं क्यों लगा रहा हूँ ये, पहले तो मेरे को फॉर्मूला लिखना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चाहिए, पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या निकालना है। हाँ बेटा मेहनत का काम है। तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या लग रहा था बच्चा कि जिंदगी बड़ी आसान है।
तुमको मेहनत ही करनी है, मेहनत नहीं करता तो भगवान तुमको मछली बनाता, समुद्र में तैरते रहते इधर से उधर दिन भर, है ना। इंसान बनाया इसका मतलब है मेहनत करो। B1 क्रॉस B2, क्रॉस करते समय आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं। B1 कहाँ है, ये रहा। करते रहो तुम लोग। क्या बेटा, हार माननी नहीं है। अच्छा ये गायब किया मैंने, ये बन गया -6 + 2, माइनस का जे कैप, इसको इसको मैंने गायब किया 7 - 1। ये बता मेरी कैलकुलेशन सही हो रही है कि एक आध गलत भी हो रही है? क्या बोल रहा बेटा? 8 माइनस के, बहुत बढ़िया। ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ गया। अब हमें कौन कर रहा है? यस यस। हैं? अच्छा यहाँ देखो, अब चलो आगे देखो, ये B1 क्रॉस B2 आ गया, A2 - A1, पता नहीं क्या बोल रहा वो। सच बताएं, मन से पढ़ाई करोगे ना तो इससे ज्यादा सुख कहीं नहीं है। सही बात है ना। चल भाई, ये आ गया। अब हम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी। डॉट, चली जा बेटा चली जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उठा लो उठा लो उठा लो, बहुत जरूरी है फोन उठाना। ये 100 116 हो गए, और सच बताएं ऊपर भी 116 हो गए। बेटा मैं इसको रैशनलाइज करने का मेरा मूड नहीं है बेटा, अगर मैं करूं इसको रैशनलाइज तो ये हो रहा 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2। हाँ यार, ये तो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन हो रही। अगर मैं रैशनलाइज कर दूं ये तो कट गया, और √116 को तुम अगर 2 से फैक्टर करोगे तो ये बन गया 2 पंजे 10, बिल्कुल सही पकड़ा। 2√29 करेक्ट आंसर, 2√29 करेक्ट आंसर है, 2√29 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल में कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है इनके बीच में। अच्छा इसका थोड़ा सा ये अंजी पंजा इसके उखड़ गए हैं, मैं लिख दे रहा हूं। भाई देखो, अब इस सवाल को भी तुम्हें करने की जरूरत है क्या? हाँ ऐसे ही छोड़ देना, स्कूल में भी छोड़ के आ जाना। अच्छा वो दोनों सेम है ना, तो मैं पहले, ये हो गया तुम्हारा A1 वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा B1 वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा A2 वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारा B2 वेक्टर। सबसे पहले हम निकालेंगे, मेरे को पता है जरूरत पड़ने वाली है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। हर बार फॉर्मूला जरूर लिखो, जितनी बार लिखोगे उतना ही अच्छे से याद हो जाएंगी चीजें, ऐसा बोला जाता है। याद करो बचपन में ABCD कितनी बार लिखी थी बेटा तुमने, कभी छोटी ABCD, कभी बड़ी ABCD, कभी मूछों वाली ABCD। छोड़ो ना बेटा, छोड़ो छोड़ो, इग्नोर मारो, छोड़ो, बिल्कुल इग्नोर मारो, है ना। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो मैंने I लिखा, J लिखा, K लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ -3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। -3 -6 -J कैप, ये मैंने गायब करे, ये 1 1 -4, और प्लस का K कैप, ये गायब करा, 3 + 6
माइनस का 9 आई कैप और प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 9 के कैप। अब निकालना हमें A2 माइनस A1। A2 में से A1 को मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं। 4 में से एक गया 3 आई कैप, 5 में से 2 गया प्लस के 3 जे कैप। आदित्य अब ये समझ में आ गए होंगे बेटा माइनस करना? सरकार नहीं बोलेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप। कहाँ पे? अच्छा ये लो लगा दिया। और ये है 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 3 के कैप। जो भी डिवाइड में है उसका इसका मैग्नीट्यूड। तो 81 प्लस 9 प्लस 81 डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। 9 का मल्टीप्लाई 3 में, ओ 27 कट गया। वाओ, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करना 9 और 1 10, 10 और 1 11, कैरी 1, 8 8 16 और 1 17। ये आया कौन? 3 3 आया बेटा। बस मैं इतना ही लिख रहा, ठीक है। अच्छा ये कितना कितना दोबारा बोलना। नहीं नहीं, नीचे वाले को ब्रेक करके बताओ ना। अब सही पकड़े। हाँ हाँ, डायरेक्ट लिख दो, नंबर भी तुम्हारे डायरेक्ट ही आते हैं ना। फिर नंबर डिनोमिनेटर वाले ही आएंगे रूट में। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट और लास्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है, सारे बच्चे देखना। इस सवाल में बी वेक्टर तुम्हें ढूंढना, तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कत का काम है। बी वेक्टर नहीं मिल रहा डायरेक्ट। बी वेक्टर देखो है ही नहीं, लेमडा का कोएफिशिएंट है ही नहीं। जब लेमडा या म्यू का कोएफिशिएंट नहीं दिखता तो हमें इसको इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने का तरीका ये होगा, आई का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, आई कैप माइनस आई कैप टी प्लस जे का करेंगे तो टी जे कैप। आई का इधर कर दिया, टी टाइम्स आई कैप प्लस टी टाइम्स जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आई और जे। हाँ बेटा उठाओ, फोन पे फोन उठाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूरा फोन उठाओ, पढ़ना बंद नहीं करना, बस पढ़ते रहो, फोन उठाते रहो। लेमडा नहीं सॉरी, सब में से देखो तो टी कॉमन ले लिया, सब में से टी कॉमन ले लिया, इधर कितना बचा? माइनस का आई कैप, इधर क्या बचा? प्लस का जे कैप माइनस का 2t नहीं 2 के कैप। बेटा ये A1 वेक्टर हो गया, ये B1 वेक्टर हो गया, निकालना सीख गए? क्यों नहीं आया समझ में? मन नहीं लग रहा होगा ना, है ना। घर में बैठे बैठे तुम कहते हो कम से कम 6 बजे तक पढ़े, क्या पढ़े? 15 क्वेश्चन जब नहीं झेल रहे, चलो हम वीडियो रोक के डांटेंगे। वो देखो थक गई, वो अभी रो ही देगी बच्ची। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा। मैंने सब में से थोड़ा कैलकुलेशन को स्मार्ट तरीके से लिख, नहीं तुम पूरा करो। स्मार्ट हो ही नहीं, स्मार्ट के चक्कर में पता चले 15 मिनट सोचने में लगा दिए, शॉर्टकट के चक्कर में सोचने में ही लगा दिए, फिर वो शॉर्टकट नहीं हुआ, वो डायरेक्ट। क्या बेटा आ गया? सही है, शून्य हो जाओ बेटा तुम। चलो ये आ गया, ये हो गया तुम्हारा A1 वेक्टर। कलर चेंज करते हैं भाई। ये हो गया तुम्हारा B1 वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा A2 वेक्टर, और ये हो गया तुम्हारा B2 वेक्टर।
अब हम लोग निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुम्हें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चों को रट चुका होगा। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। पढ़ाई में अगर 15 मिनट में क्लास एक्स्ट्रा खींच दूं तो आतंक मचाते हो। 2 कौड़ी की मूवी देखने जाते हो, वो मूवी अगर 8 बजे स्टार्ट हो रही है और वो 8:30 पे स्टार्ट करेगी, तब तक विको टर्मरिक नई कॉस्मेटिक आयुर्वेदिक क्रीम तेल मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चंदन के गुड़ इसमें समाये सुनाए तुमको। तुम ढंग से सुनोगे उसको सुनते रहोगे 15 मिनट तक, एक ऐड को 20 बार, तुम्हारी आंखें तब नहीं बोलोगे कि स्टार्ट कर। मारो जाके यार तुम लोग, क्या यार ये भाई। और पढ़ाई में 15 मिनट में जहाँ, हाँ हाँ भाई, बार बार देख देख के परेशान हो जाता आदमी। कहाँ गया B1 वेक्टर क्रॉस B2, कहीं निकाला है? मेरे को खुद ही नहीं मिल रहा, ये रहा। नेक्स्ट संडे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास वैसे भी नहीं है, मैं बता चुका हूँ ना। मैं लखनऊ जाऊंगा ना उस दिन। हाँ वाह। क्या? तुम्हें अंदर से खुशी नहीं हो रही कि आज तारीख कितनी है? 5 है, 4 कितनी है? और कोर्स हम लोगों का फिनिश हो गया। हाँ तो और कौन सी खुशी चाहिए भैया? ये बोलना जरूरी नहीं था बेटा। जिन बच्चों का हो गया क्या तुम लोगों का, तो जाओ भाई, क्या रोक रहे हैं? जाने वाले कौन रोके? अच्छा मैं तो पूरा कराऊंगा, तुम लोग जाओ। अच्छा ये मेरे पास आ चुका है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, B1 B2 आ चुका है ना। अब हम लोग एक चीज और निकालनी होगी इसमें, क्या? तो यहां पे निकाल दे रहे A2 माइनस A1, 1 में से A2 में से हम A1 वेक्टर को माइनस करेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे ये j कैप हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4k कैप। सही है बेटा? अब क्या निकालना, अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। डॉट दूसरा वेक्टर ये रहा मेरा, डिवाइडेड बाई, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ना, तो ये बन जाएगा 4 + 16 + 9। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना, आई उधर आई है नहीं 0, जे का जे के साथ होगा -4, के का के के साथ होगा प्लस का 12, नीचे आ गया 16 9 25, 25 4 29, 29। ओवरऑल आंसर आ रहा बेटा 8/√, यही आ रहा, ये करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बेटा मिसलेनियस करेंगे, ठीक है?